अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको सैम्पलिंग मेथड्स और टेक्निक्स एक अलग लेक्चर दूंगी। तो आज हम बात करेंगे सैम्पलिंग की, उसके मेथड्स की और उसकी टाइप्स की। सैम्पलिंग क्या है? सैम्पलिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग एंड सबसेट ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन टू स्टडी एंड ड्रा इन्फ्रेंस अबाउट द होल पॉपुलेशन। यानी कि एक पॉपुलेशन में से हमने कुछ इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट करना है और उन पे स्टडी करनी है। लार्ज पॉपुलेशन में से स्मॉल उसका पार्ट एक अलग कर लेना, इसको सैम्पल बोलते हैं। और जो पार्ट हमने अलग किया है उसको सैम्पल बोलते हैं। जो उसका प्रोसेस हम यूज़ करेंगे एक्सपेरिमेंट, इसलिए उसको सैम्पलिंग बोला जाता है। सैम्पलिंग मेथड की दो टाइप्स हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है? In this sampling method, the probability of each item in the universe to get selected for research in the same. Hence, the sample collected through this method is totally random in nature. Therefore, it is also known as random sampling. यानी कि एक पॉपुलेशन में से आपने रैंडमली कुछ लोगों को ले लेना है, आपने उसको सिस्टमेटाइज़ नहीं किया बल्कि रैंडमली पर्सनस को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो इसको प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बोलेंगे। और इसका दूसरा नेम इसलिए रैंडम सैम्पलिंग है क्योंकि हम रैंडम पर्सनस को चूज़ करते हैं। एक एग्जांपल देते हैं कि अगर आप किसी कंपनी में गए हैं और आप उसके एम्प्लॉयज़ पर रिसर्च करना चाह रहे हैं, तो आप रैंडमली उसके एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट कर लेते हैं और उनका एक सैम्पल बना लेते हैं। ठीक है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है? इन दिस मेथड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आइटम इन द यूनिवर्स टू गेट सेलेक्टेड फॉर रिसर्च इज़ नॉट द सेम। यानी कि हर एक पर्सन को इक्वल चांस नहीं मिलता सेलेक्ट होने का, बल्कि आपने एक पहले से बनाया होता है कि हमने सिस्टमेटाइज्ड वे में लोगों को सिलेक्ट करना है। इसलिए इसको नॉन रैंडम सैम्पलिंग बोलते हैं कि हर एक पर्सन को सिलेक्ट होने का चांस नहीं मिलता। अगर मिलेगा तो रैंडम सैम्पलिंग होगी, अगर चांस एक पर्सन को नहीं मिलता, आपने सिस्टमेटाइज़ किया हुआ अपना सिस्टम, तो इसको नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बोलते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इन दोनों की टाइप्स। सबसे पहले मैंने आपको बताया सैम्पलिंग क्या होती है, फिर मैंने इसकी दो टाइप्स आपको बता दी, प्रोबेबिलिटी यानी कि रैंडम सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी नॉन रैंडम सैम्पलिंग। अब देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी की क्या टाइप्स हैं। यानी कि रैंडम सैम्पलिंग के आगे टाइप्स हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, एरिया सैम्पलिंग और मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। और नॉन प्रोबेबिलिटी की टाइप्स हैं जजमेंट सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, पैनल सैम्पलिंग एंड स्नोफॉल सैम्पलिंग। कई जगह पे आपको 4 भी मिलेंगे, कई जगह पे 5 भी मिलेंगी। अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें, इसकी भी 4 आप कर सकते हैं और नॉन प्रोबेबिलिटी की भी 4 ही आप कर सकते हैं। चाहे बीच में से पैनल सैम्पलिंग को आप निकाल दीजिएगा और इधर से एरिया और मल्टीपल स्टेज को भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि ये टाइप्स डिफरेंट वेबसाइट में डिफरेंट मिलती हैं आपको। हम बात करते हैं अब रैंडम सैम्पलिंग की टाइप्स की। रैंडम सैम्पलिंग की टाइप्स यानी कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप्स में सबसे पहले आती है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। ये वही है कि आपने रैंडमली लोगों को सिलेक्ट कर लेना है, रैंडमली ही एक ग्रुप में से डिफरेंट पीपल्स को ले लेना है। पॉपुलेशन में डिफरेंट एक पॉपुलेशन में से सिस्टमेटाइज नहीं है, हर एक पर्सन को इक्वल चांस मिलता है सिलेक्ट होने का। जैसे लॉटरी मेथड हो गया और नंबर्स की गेम हो गई। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रैंडम सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। यानी कि आप सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, अगर आपने एक पर्सन को सिलेक्ट कर लिया तो आप उसको रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं उसकी, और एक जिसमें आप रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट इसकी टाइप है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। अब स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग क्या होती है? इन दिस मेथड अ हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्मॉल सब यूनिट्स विच आर कॉल्ड स्ट्रेटास। दीज स्ट्रेटास आर homogeneous among themselves with respect to a certain factors or characteristics. Items or sampling units are randomly selected from these strata that together make up the sample. आपने एक पॉपुलेशन ले ली है, आपने उसको डिफरेंट सब यूनिट्स में डिवाइड कर दिया है, फिर आपने उसको सैम्पलिंग एज अ सैम्पल के तौर पे लिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम गए हैं एक कॉलेज में, वहाँ पे हमने वैसे ही पॉपुलेशन ले ली, उसके बाद हमने उनको सब यूनिट्स उनके बना लिए। यानी कि अगर हमने 50 लोगों का एक कॉलेज में से ले लिया ग्रुप,
अब हम उस 50 लोगों में से उनके डिपार्टमेंट्स भी अलग कर रहे हैं। अगर कुछ लोग 5 या साइकोलॉजी के स्टूडेंट थे, 5 ज़ूलॉजी के थे, 5 इंग्लिश के थे, उन्होंने उनको सब टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। तो इसको सब यूनिट्स में डिवाइड कर दिया है। एक हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन को सब यूनिट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। फिर उसको अपने रैंडमली सेलेक्ट किया है। दीज स्ट्रेटास और होमोजीनियस अमंग देमसेल्फ विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन फैक्टर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। डिफरेंट फैक्टर्स होंगे और उनके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक, ऑब्वियसली हर एक पर्सन के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। आइटम और सेलेक्टेड सैम्पलिंग यूनिट्स आर रैंडमली सेलेक्टेड फ्रॉम दीज स्ट्रेटास दैट मेक अप द सैम्पल। अब हमने जो लैदा यूनिट्स बनाए हैं उसमें से रैंडमली पर्सनस को सेलेक्ट करना है। ये होगा हमारा स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। नेक्स्ट इसकी थर्ड टाइप है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग क्या है? इन दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग द फर्स्ट यूनिट इज सिलेक्टेड रैंडमली एंड देन एवरी कीथ यानी कि फर्स्ट आइटम, सेकंड आइटम ऑन द सोर्स लिस्ट इज़ सेलेक्टेड विच बिकम द पार्ट ऑफ द सैम्पल। यानी कि एक सिस्टमेटाइज्ड वे में आपने रैंडम अपना आइटम सेलेक्ट करने हैं, पॉपुलेशन सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 50 लोगों का ग्रुप ले लिया, उसमें हमने अब सिस्टमेटाइज़ कर दिया कि एवरी 10th पर्सन विद अलाउड टू बी सिलेक्टेड, यानी कि 10वें नंबर पे जो पर्सन होगा हमने उसी के सिलेक्ट करना है। तो वो जो मिल के 10-10 नंबरों के गैप से जो पर्सन आ रहा है वो मिल के एक स्ट्रैटिफाइड हमारा सैम्पल बन जाएगा। सिस्टमेटिकली, अल्फ़ाबेटिकली भी हो सकता है, यानी कि अगर m नाम के परसेंट जितने लोग हैं m नाम के, हमने उनको एक अलग कर लेना है, m के गैप से लेना है हमने। ऐसे ही यूनिट्स में अगर हम बात करें, नंबर्स में बात करें, तो 10th नंबर वाला पर्सन हमने ले लेना है, ठीक है। सिस्टमेटिक वे में हमने रैंडम अपना सैम्पल सेलेक्ट करना है। फोर्थ इसकी टाइप है क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर मीन्स होता है ग्रुप। दिस मेथड इज़ यूज्ड वेयर द साइज ऑफ पॉपुलेशन इज़ वेरी लार्ज, बहुत बड़ा साइज़ है, ठीक है, पॉपुलेशन का। इन दिस मेथड द होमोजीनियस पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर हेटेरोजेनियस ग्रुप एंड देन सैंपल आर ड्राउन out at random from these heterogeneous group. These groups are called clusters. All items belonging to the selected heterogeneous become the part of the sample. ये वही बात आ जाती है कि आपने एक बड़ी पॉपुलेशन में से सैंपल लेना है, ठीक है। आपने उसको पॉपुलेशन में से सैंपल ले लिया, फिर हमने उसको स्मॉल ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, 5-5 का एक ग्रुप बना दिया। अब उस 5-5 के एक ग्रुप में से रैंडमली हम एक पर्सन को निकालते जा रहे हैं। वो जो एक पर्सन हमने निकाला है वो एक मिल के एक क्लस्टर बना रहे हैं, तो इसको बोलते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग। फिफ्थ इसकी टाइप है एरिया सैम्पलिंग। एरिया सैम्पलिंग क्या होती है? द क्लस्टर्स आर डिवाइडेड ऑन जियोग्राफिकल बेसिस, इट टर्म्ड एज एरिया सैम्पलिंग। अगर जियोग्राफिकल टर्म बेसिस पे हम क्लस्टर ले रहे हैं तो इसको एरिया सैम्पलिंग बोलेंगे। सिक्स इसकी स्टेज आती है मल्टीपल स्टेज सैम्पलिंग। इन मल्टी स्टेज सैम्पलिंग इज़ परफॉर्म्ड एट मोर देन वन और स्टेजेस। At first stage, units are selected by simple some random sampling method using ये हमने जो सेकंड टाइप पढ़ी थी, मैं आपको बताती हूँ। ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है जो हमने सेकंड टाइप पढ़ी थी, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। और सिस्टमेटिक सैम्पलिंग एट द सेकंड स्टेज, अगेन सम यूनिट्स आर selected of the previous selected units through the some suitable method. It can be understood in an expansion of the cluster sampling method, where instead of selecting the entire heterogeneous group, items are drawn randomly from each heterogeneous group to form a new sample. वही बात आ जाती है कि मल्टीपल स्टेजेस पे हमने डिफरेंट सैम्पल सेलेक्ट करने हैं। पहले हमने एक रैंडम पॉपुलेशन ले ली, उसमें से हमने रैंडम सैम्पलिंग की। कैसे? किस मेथड के साथ? रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है, उसके हिसाब से। और सिस्टमेटिक सैम्पलिंग के हिसाब से हमने डिफरेंट स्टेजेस बना लिए, उसमें पॉपुलेशन हमने सेलेक्ट कर ली। वो जो सिलेक्टेड आइटम ग्रुप्स थे बनाए हमने, क्लस्टर्स बनाए, उनमें से एक पर्सन को अलग अलग सेलेक्ट कर लिया। जो पर्सनस हमने सेलेक्ट किए वो एक अलग सैम्पल बना रहे हैं। मतलब कि मल्टीपल स्टेजेस से सैम्पलिंग करना। पहले एक स्टेज पे सैम्पलिंग कर लेना, फिर उसी स्टेज से नेक्स्ट स्टेज पे जाके उससे सैम्पलिंग करना। ये है डिफरेंट। अगर हम वैसे ही बात करें तो पहले हमने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कर ली, उसके बाद हमने उसके सेकंड टाइप के साथ सैम्पलिंग कर ली। और ये डिफरेंट स्टेजेस, अगर मल्टीपल स्टेजेस सैम्पलिंग हम इसको नाम दें तो ये गलत नहीं होगा। कि अगर हम डिफरेंट सैम्पलिंग हमने करी, हमने एरिया सैम्पलिंग भी यूज़ करी, हमने क्लस्टरिंग सैम्पलिंग भी यूज़ करी, उसके साथ हमने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग यूज़ करी, तो ये डिफरेंट स्टेजेस ही थे सैम्पलिंग के। एक ग्रुप जो हमने लास्ट में बनाया वो मल्टीपल स्टेजेस सैम्पलिंग ही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी और नॉन रैंडम सैम्पलिंग की।
नॉन प्रोबेबिलिटी क्या होता है और नॉन रैंडम सैम्पलिंग मैंने आपको बताया, जिसमें एवरी पर्सन हैज़ नो इक्वल चांसेस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, इसको बोलते हैं नो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब इसकी टाइप्स देख लेते हैं, जजमेंटल सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, पैनल सैम्पलिंग, और फोर्थ इसकी टाइप है कन्वीनियंस सैम्पलिंग और स्नोबॉल सैम्पलिंग। जजमेंट सैम्पलिंग क्या होती है? In this method, the sampling units are chosen by the researcher on the basis of his or her own judgment. The research sample select the sample which is in opinions will be best for the study. अब जजमेंटल सैम्पलिंग की एग्जांपल मैं दे देती हूँ आपको। मैं एक रिसर्चर हूँ, मैं एक पर्सन को अपने रिसर्च वर्क के लिए लोगों को निकालना चाह रही हूँ, तो मैं जाऊँगी, मैं कहूँगी अगर मैं टॉपर्स लेना चाह रही हूँ तो मैं कहूँगी ये पर्सन मुझे कॉन्फिडेंट लगता है, या ये अपने 9th के मार्क्स भी बेसिस पे मुझे लगता है कि ये बेहतर है, तो मैं इसको मैं अपने सैंपल में लूँगी। मैं खुद जजमेंटल हो के सैम्पलिंग अपना सैंपल इकट्ठा कर रही हूँ। ये रिसर्चर की अपनी है, सिंपली सिलेक्शन का तरीका होता है, या सिंपल सिलेक्शन का तरीका होता है। नेक्स्ट इसकी है कोटा सैम्पलिंग। इन दिस मेथड उसे नेम से पता चल रहा है कोटा, यानी कि कोटा किस चीज़ का होता है? जेंडर वाइज होता है, नेशनैलिटी वाइज होता है, एज वाइज होता है। अगर हम इसकी बेस पे सैंपल अपना लेते हैं तो वो कोटा सैम्पलिंग कहलाएगी। फॉर एग्जांपल मैं इस वक्त अपना रिसर्च प्रोजेक्ट करना चाह रही हूँ चाइल्ड पे, और वो भी सिर्फ 7 ईयर्स की और एज के, या फिर मैं करना चाह रही हूँ ओल्ड एजर्स पे, तो वो मैंने कोटा अपना सेलेक्ट कर लिया ओल्ड एज का, उसके मुताबिक मैंने अपना सैंपल लेना है, तो इसको बोलेंगे कोटा सैम्पलिंग। नेक्स्ट है पैनल सैम्पलिंग। In this method, regular surveys are taken by the researcher from a panel of experts of a particular domain through questionnaire or schedule. The panelists may or may not know about are during the research process. अब पैनल के थ्रू सैम्पलिंग होती है। रिसर्चर अपना लेगा, क्वेश्चनेयर के थ्रू स्केड्यूल बनाएगा, और उसमें पैनल एक्सपर्ट्स उसको डिफरेंट रिसर्च करेंगे। इन दिस मेथड रेगुलर सर्वेज आर टेकन बाय द रेगुलर सर्वेज किए जाते हैं रिसर्चर से फ्रॉम अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट, जिसमें मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं। एक पैनल पूरा बैठता है जिसमें वो क्वेश्चनेयर के थ्रू क्वेश्चनेयर स्केड्यूल बनाते हैं, और उसके बाद जो पर्सन सेलेक्ट होते हैं वो पैनल सैम्पलिंग के तौर पे यूज़ होता है। यानी कि अगर हम ये बात करें, अगर मुझे चाहिए CSS में भर्ती होने वाले स्टूडेंट, अब CSS में अब हम सिंपल बात करते हैं, अगर हम इंटरव्यू की बात करें तो आप बड़े इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं ना, तो वो अपना सिलेक्शन का क्या तरीका उनका होता है, उनका एक पैनल बैठता है, उन्होंने एक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट रखना होता है। पहले वो 10 लोगों को सिलेक्ट करते हैं, फिर उसमें से 5 करते हैं, फिर 4 करते हैं। ये क्या होती है? ये पैनल एक्सपर्ट्स की तरीका होता है एक सैंपल कलेक्ट करने का, तो ये पैनल सैम्पलिंग कहलाती है, जिसमें एक्सपर्ट्स ऑफ पैनल बैठता है, एक्सपर्ट्स का पैनल। नेक्स्ट वर्ड की 4th टाइप है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। इन कन्वीनियंस सैम्पलिंग आर रिसर्च सिंपली सेलेक्ट सैंपल एंड सैम्पलिंग यूनिट्स दैट आर इजीली अवेलेबल एंड एक्सेसिबल। नो एक्स्ट्रा एफर्ट्स आर टेकन बाय द रिसर्चर एंड इज चूजिंग द सैंपल विद द बेसिस ऑफ कन्वीनियंस। पर जो कन्वीनियंस में लोग हैं हमने उनको सेलेक्ट कर लेना। फॉर एग्जांपल मैं चाह रही हूँ रूरल अर्बन एरिया में मैं रहती हूँ, तो मैं ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करना चाह रही, तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपने ही जो मेरी कॉलोनी है इसमें से ही मैं लोगों को सिलेक्ट कर लेती हूँ। इजीली अवेलेबल लोग हैं, फॉर एग्जांपल मैं एज वाइज लेना चाह रही हूँ, तो मैं यहीं के ही लोगों को लेके अपना एक सैंपल तैयार कर लूँगी। कन्वीनियंस में है ये, मुझे ज़्यादा भाग दौड़ एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसको हम बोलते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग। Snowball sampling. The method is used in case where the population to be studied is rare. Throughout, it is difficult to find good representative sample units. In this method, the research initially select a sampling units, a doctor, a musician, a carrier. अब देखिए स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या है, एक स्पेसिफिक रेयर इशू आप डिस्कस करना चाह रहे हैं, रेयर आपको पॉपुलेशन चाहिए, तो उसको जब हम रेयर लोगों की बात करते हैं तो वो स्नोबॉल इसका मतलब होता है। अगर हम बात करना चाह रहे हैं, हम रिसर्च करना चाह रहे हैं डॉक्टर्स पे, तो डॉक्टर्स इजीली अवेलेबल नहीं होते, म्यूजिशियन इजीली अवेलेबल नहीं होते, लॉयर्स इजीली अवेलेबल नहीं होते, यानी कि हम एक स्पेसिफिक रेयर स्टडीज़ पे लेना चाह रहे हैं, रेयर पॉपुलेशन लेना चाह रहे हैं, तो इसका हम बोलेंगे स्नोबॉल सैम्पलिंग। The research start by interviewing one person of small group of peoples and then asked them for reference. He then collects data from the suggested peoples and asks them for reference, and the chain continues until an adequate sample is formed.
यही बात आ जाती है कि आप अब आप पे है कि आपने अपने रिसर्च में किस तरह की सैम्पलिंग चूज़ करना चाह रहे हैं। कुछ लोग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यानी कि रैंडम सैम्पलिंग को चूज़ करते हैं, कुछ नॉन प्रोबेबिलिटी यानी कि नॉन रैंडम सैम्पलिंग को यूज़ करते हैं। कुछ लोगों का रिसर्च के आपके हिसाब से होता है कि आपने रिसर्च का टॉपिक कैसा चूज़ किया। अब हम आम पर्सन्स पे ज़्यादातर लोग चूज़ करते हैं। मेरा टॉपिक था मीडिया के इफ़ेक्ट यंग जनरेशन पर, तो ये बहुत एक आम सा टॉपिक था। इसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने नॉन रैंडम सैम्पलिंग नहीं यूज़ की, मैंने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग यूज़ किया। प्रोबेबिलिटी जो मेरी आम आवाम थी उनमें से रैंडमली मैंने अपना सैंपल सेलेक्ट किया, उनको क्वेश्चनियर दिया, उनसे उनके जो रिव्यूज़ थे वो ले लिए और उसके बाद मैंने अपने रिजल्ट्स बना लिए। तो ये आपका अपना तरीका होता है कि आपके किस तरह का आप रिसर्च वर्क करना चाह रहे हैं। बाकी अगर किसी को किसी चीज़ की समझ नहीं लगी तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।